गुस्सा होंगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। आई लव यू मैम। ये सुनकर ज्वाला के दिल की धड़कनें रुक गईं। उसकी आंखें चौड़ी रह गईं, पर कोई शब्द नहीं निकला। वो जैसे सांस लेना भूल गई थी। कुछ सेकंड चुप्पी सी छा गई। शुभार्थ ने हल्की सी दर्द भरी मुस्कान दी और पीछे हटने लगा। जानता हूं आपको मुझसे नफरत हो रही होगी। आप सोच रही होंगी कि मैं हद पार कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं? आपने मेरी लाइफ में माँ जैसी, डांट से लेकर दोस्त जैसी चिंता दी है। हो गया आपसे प्यार, पर कोई बात नहीं, आपको इफेक्ट नहीं करेगा। मैं चला जाऊंगा। वही उसकी हल्की सी मुस्कुराहट पर ज्वाला दिल हार बैठी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था, पर उदासी ने उसे थोड़ा फिका कर दिया था। वो सर झुकाकर पीछे कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक ज्वाला ने झटके से उसका टाई पकड़ लिया। शुभार्थ का कदम वहीं रुक गया। उसने धीरे से सर उठाया और अगले ही पल ज्वाला ने उसे खींचकर अपने होंठ उसके होंठों से मिला लिए। शुभार्थ की आंखें हैरानी से चौड़ी रह गईं। उसके लिए ये सबसे अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ज्वाला की आंखों से बहते आंसू और उसके होंठों की बेचैन चुअन ने शुभार्थ को सब भुला दिया। वो पल दोनों को अपने में खींच चुका था। धीरे धीरे शुभार्थ ने भी सरेंडर कर दिया और उसकी बाहें ज्वाला की कमर पर कस गईं। वक्त के साथ किस गहरा होता गया। ज्वाला को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ज़ॉम्बी शुभार्थ इतना वाइल्ड भी हो सकता है। उसके होंठों की इंटेंसिटी, उसकी सांसों की गर्माहट, जैसे बरसों की दबी हुई आग एक ही पल में भड़क उठी हो। जब दोनों अलग हुए तो ज्वाला की आंखें सीधे शुभार्थ की आंखों में झांक रही थीं। उसने उसके चेहरे को थाम लिया। इडियट, आई लव यू टू। इसलिए तो इतना फर्क पड़ा जब तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। बस देखने के लिए बुलाया था तुम्हें। बुद्धू पर तुम्हें घर जाने की पड़ी थी। शुभार्थ की आंखों में हल्की चमक आई। वो पास झुककर मुस्कुराया। अगर कल आपको भाव देता तो शायद बाप भी बन जाता। ज्वाला की आंखें बड़ी हो गईं। वो हकला सी चिल्लाकर बोली, क्या? शुभार्थ ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, जो सच है बस वही कह रहा हूं। कल आपको देखकर मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। ज्वाला की सांस अटक गई। उसकी नाक शुभार्थ की नाक से छूने लगी। दोनों एक दूजे की आंखों में गहराई से झांकने लगे और अगले ही पल दोनों के बीच का कंट्रोल टूट गया। उनके होंठ फिर मिले, इस बार और बेसब्री के साथ। शुभार्थ ने उसे अपनी बाहों में कसकर उठाया और टेबल के किनारे बिठा दिया। उसकी उंगलियां उसके चेहरे से होकर उसके बालों में उलझ गईं। ज्वाला का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके लिए ये सब नया था, पर उसके हर टच में एक ऐसी तड़प थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शुभार्थ ने उसके गालों से आंसू पोंछे और उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। उसके होंठों की गर्माहट ज्वाला को कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। ज्वाला ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब उसने खुद को रोका नहीं। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। बस सांसें, दिल की धड़कनें और दबी हुई चाहतें बोल रही थीं। ज्वाला अब टेबल के किनारे बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें उसकी सांसों से भी ज्यादा तेज थीं। शुभार्थ उसके सामने खड़ा, दोनों हथेलियां उसकी कमर पर रखे, जैसे उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया हो। उसकी आंखों में अब कोई ब्लैंकनेस नहीं थी। वहां सिर्फ एक आग थी, तड़प और चाहत की। ज्वाला ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। उसकी पलकें कांप रही थीं, उसकी सांसें भी भारी थीं। वो सच में बहुत हैंडसम था। ज्वाला के होंठ सूखे थे। वो अपने भीतर की घबराहट और चाहत के बीच झूल रही थी। शुभार्थ ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके गालों को थाम लिया। उसकी उंगलियां हल्के हल्के उसके चेहरे पर फिसल रही थीं। आपको अंदाजा भी है आप क्या कर रहे हो? कितनी मुश्किल से रोक रहा था खुद को कल, पर ऐसे देखोगे तो मैं खुद को रोक नहीं। ज्वाला की आंखें भीग गईं। उसने शुभार्थ को कॉलर से करीब खींच धीमी आवाज में कहा, तो मत रोको खुद को आज। ये सुनते ही शुभार्थ के होंठ उसके होंठों पर फिर से आ टिके। इस बार वो किस और भी गहरा था, एकदम बेबस, जैसे बरसों से दबी कोई आग बाहर आ गई हो। ज्वाला ने उसकी शर्ट की कॉलर कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां उसकी छाती की गर्माहट महसूस कर रही थीं। शुभार्थ के हाथ अब उसके बालों में उलझे थे, कभी उसके गाल पर, कभी उसकी गर्दन पर फिसलते।
उनकी सांसें आपस में घुल चुकी थीं। उस गहरी होती किस के साथ ज्वाला का डर पिघल रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी राहत ले रही थी। शुभार्थ ने अपने होंठ उसकी जॉ लाइन से नीचे गले तक लाए। ज्वाला कांप उठी थी। उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें अटक सी गईं। शुभार्थ। उसने धीमी आवाज में उसका नाम लिया। ये पहला मौका था जब उसने उसका नाम बिना सार्केज्म, बिना गुस्से के लिया था। उसमें सिर्फ चाहत और बेबसी थी। शुभार्थ ने रुककर उसकी आंखों में झांका। जब भी आप मेरा नाम लेते हो, मुझे अपने नाम से प्यार हो जाता है। ज्वाला ने उसकी टाई पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। शुभार्थ। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक गहरी ललक थी। दोनों की नाकें फिर टकराईं। दोनों मुस्कुराए भी और कांपे भी। फिर एक और डीप किस, इस बार लंबा, धीमा, जैसे एक वादा। जीव टकराई मानो एक लड़ाई हो। ज्वाला ने अपनी हथेलियां उसके चेहरे पर रखीं। मुझे लगा था मैं चाहे कुछ भी कर लूं, पर तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, तुम कभी कुछ फील नहीं करोगे। पर आज तुमने मेरी सारी गलत फहमी तोड़ दी। यू आर नॉट हार्टलेस। ज्वाला की आंखें फिर भीगीं। वो उसकी बाहों में समा गई। उसका सिर शुभार्थ की छाती पर टिक गया। वो पहली बार था जब आयरन लेडी इतनी नर्म, इतनी कमजोर होकर किसी के सामने पिघल रही थी। शुभार्थ ने उसे कसकर अपनी बाहों में लिया। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब कभी मत कहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच ये है, सिर्फ आप ही से तो मुझे फर्क डाल सकते हो। ज्वाला ने उसकी छाती पर सिर रखे रखे ही कहा, मेरे दिल को भी सिर्फ तुमने छुआ है। दोनों की आंखें बंद थीं। दोनों बस एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर शुभार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घर नहीं जाना होता तो आज शायद ये रात यहीं खत्म नहीं होती। ज्वाला ने चेहरा उठाया, उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान से उसकी नाक से नाक लगा बोली, अगर मैं कहूं कि आज मुझे घर नहीं जाना तो, अगर कहूं कि ये रात खत्म मत करो तो। उसकी ये बात सुनकर शुभार्थ का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसके हाथ ज्वाला की कमर पर कस गए और दोनों फिर एक पैशनेट लंबी किस में खो गए। ज्वाला के हाथों ने शुभार्थ की शर्ट निकाल दी और उसकी अपर बॉडी पर हाथ चलाने लगी। ज्वाला खुद उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। हर बटन खुलते ही शुभार्थ की सांसें तेज हो जाती। ज्वाला ने शर्ट निकाल अपनी हथेलियां उसकी गर्म त्वचा पर रख दी। उसके हाथों की हर हरकत उसे भीतर तक कंपा रही थी। शुभार्थ ने उसके हाथ पकड़ अपने सीने पर दिल वाली जगह दबा दिया। ये बस आपका हो गया है, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ज्वाला ने जैसे पहली बार किसी लड़के को छुआ था। वो अपने हाथ मूव करने लगी। उसके हर टच पर शुभार्थ का शरीर सिहर रहा था। शुभार्थ ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, कभी हल्के, कभी गहरे। हर किस उसकी रूह तक उतर रही थी। वो उसके कान के पास झुककर बुदबुदाया, आपको अंदाजा भी नहीं मैं कितनी बार ये इमेजिन कर चुका हूं माम। ज्वाला उसकी बात पर हैरान पड़ गई थी। पंखुड़ी का दिल भी मुंह में ही आ गया था लगभग। उसने पलकें झुका ली थी। उसे तो ऐसा डर लग रहा था कि कोई भूत उसके सामने था। अब पंखुड़ी हल्की फुल्की सी रुद्रम के थोड़ा सा जोर लगाने पर सीधा उसकी बाहों में खींची आई और उसके सीने से लग गई। उसी पल पंखुड़ी की आत्मा मानो स्वर्ग से धरा हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन एक सेकंड भी नहीं हुआ था कि वो जल्दी से रुद्रम से पीछे हट गई और कान पकड़ते हुए माफी मांगने लगी। पंखुड़ी की आंखों से तो आंसू छलक आए थे। अरे कोई बात नहीं, तुम हर बार ये आंसू क्यों बहा देती हो यार, मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, क्राई बेबी। रुद्रम ने पंखुड़ी को शांत करवाते हुए कहा। पंखुड़ी फिर थोड़ा शांत हो गई थी, लेकिन वो अभी भी पलकें झुकाए सिसक रही थी। रुद्रम अब उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी सफेद फ्रॉक अब पीली हो चुकी थी, चेहरे पर भी हल्दी ही हल्दी लगी थी और ऊपर से रोने की वजह से जो उसका चेहरा लाल हुआ था, उस पर हल्दी तो और भी ज्यादा फब रही थी। पंखुड़ी की नाक पर भी हल्दी लगी हुई थी, जिसमें वो क्यूट लग रही थी। यू आर क्यूट, रुद्रम ने एक स्माइल के साथ कहा और उसकी तरफ हल्का हाथ बढ़ाया। लेकिन रुद्रम के हाथ बढ़ाते ही पंखुड़ी एकदम से कांप गई थी। उसने अपने चेहरे के आगे हाथ रख लिए, जैसे रुद्रम उसे मारने वाला हो।
पंखुड़ी का ऐसा रिएक्शन देखकर रुद्रम थोड़ा सा परेशान हो गया था। हे, काम डाउन, क्या हुआ? रुद्रम ने पंखुड़ी को देखते हुए कंसर्न से पूछा। लेकिन पंखुड़ी का रोना तो तेज हो गया था। वो एकदम से पलटकर वहां से भाग गई। अब तो मैंने कुछ नहीं किया भगवान, मैं सच कह रहा हूं, वो खुद ही भाग गई। पता नहीं क्या हो गया उसे। और मुझे तो कोई नहीं डरता यार, ये पता नहीं क्यों डरती है। मेरे जैसा मासूम बच्चा भी कोई ऐसे डरता है? रुद्रम ने क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा और फिर दोबारा से वीडियो बनाने लगा। हल्दी की रस्म के बाद शाम को मेहंदी और संगीत की रस्म थी। सुबह से शाम होते तो जैसे पता ही नहीं चला। मेहंदी शुरू हो गई थी। दुल्हन को बीच में बिठाकर उसके दोनों हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाई जा रही थी। दादी, महिमा जी, मिसेस जिंदल, चांदनी, लक्ष्मी, माही सभी एक तरफ मेहंदी लगवा रही थीं। ज्वाला भी वहीं बैठी हुई थी और सरवानी के हाथ पर कभी फूल, कहीं सितारे, कहीं चांद, कहीं कोई कार्टून कैरेक्टर बना रही थी, जिसे देखकर सरवानी के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। दीदी, अब आप एक एलिफेंट भी बनाओ यहाँ पे। सरवानी ने अपने हाथ पर एक जगह इशारा करते हुए कहा। ज्वाला ने एक मुस्कुराहट के साथ फिर उसके हाथ पर एलिफेंट बनाना शुरू कर दिया। सरवानी भी अपने भाई की शादी खूब एंजॉय कर रही थी। सरवानी का ध्यान फिर एक तरफ गया और वो एकदम से उठकर चिल्लाते हुए बोली, ओए, तुम लोगों ने मेरे बबलू को कहां से लिया? छोड़ो उसे, वो तुम्हारे लिए नहीं है, उसे लग जाएगी, छोड़ो मेरे बबलू को। सरवानी ने गुस्से से बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके पांडा टॉय के कान पकड़ते हुए इधर उधर खींच रहे थे। सामने स्टेज पर कुछ लड़कियां राजस्थानी डांस परफॉर्म कर रही थीं। मेल लोग एक साइड अपनी ही पार्टी में व्यस्त थे। वहां पर इस वक्त अक्ष मौजूद नहीं था। अक्ष सुबह से ही गायब था। सभी लोग उसे फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो किसी का फोन नहीं उठा रहा था। दादी, महिमा जी और लक्ष्मी तो उसे भर भर के गालियां दे रही थीं और वहीं चांदनी उसकी साइड ले रही थी। आखिर फेवरेट बच्चा जो था उसका, खोता कहीं का। आज के दिन भी इसकी कंपनी में आग लगी हुई थी, जो दफा हो गया है। मुझे पूरा यकीन है किसी सड़ी हुई मीटिंग में गया होना है ये। मैं तो कहती हूँ, आग लगे ऐसी मीटिंग को, आग लगे उन लोगों को जो इसे अपने भाई की शादी भी देखने नहीं देते। दादी ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। पता नहीं कब समझ आएगी इसे। घर में सबसे बड़ा है, लेकिन अक्ल देखो तो 2 रुपए की नहीं है इस लड़के में। महिमा जी ने भी हल्का गुस्सा करते हुए कहा। हाँ, लेने दो, फिर देखती हूँ इसे। कभी कुछ कहा नहीं, इसलिए ऐसा बिगड़ गया है। लक्ष्मी ने भी थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अक्षय सर्वस्व की शादी छोड़कर कहीं चला गया था। अरे कोई बात नहीं, आ जाएगा। हो सकता है बहुत ज्यादा जरूरी काम हो। वो मेरा समझदार बच्चा है। मैं जानती हूँ वो कभी भी कुछ बिना सोचे समझे नहीं करता। वो अच्छे से जानता है कि आज उसके भाई की शादी है, और मैं जानती हूँ अगर वो यहाँ से कहीं गया है तो बेशक बहुत ज्यादा ही जरूरी काम होगा। वो आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, चांदनी ने अक्ष की साइड लेते हुए कहा। अपने ही बिगाड़ रखा है उसे, लक्ष्मी ने मुंह फूलते हुए कहा। कोई बात नहीं, सुधारने वाली भी आ जाएगी, चांदनी ने हंसते हुए कहा। वहीं सर्वस्व का ध्यान तो इस वक्त आर्या पर था, जो अभी भी मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दे रही थी। हल्दी तो हो गई, पर अब मेहंदी भी करनी होगी, सर्वस्व ने अपने मन में सोचा। उसने एक लड़की को बुलाया और उसे कुछ बात कह दी। उस लड़की ने सर्वस्व की सारी बात समझ ली और फिर वहां से चली गई। वो लड़की सीधा आर्या के पास आ गई। सुनिए, क्या आपका नाम आर्या है? उस लड़की ने आर्या के पास खड़े होते हुए पूछा। उस लड़की की आवाज सुनकर आर्या उसकी तरफ पलटी और उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी, मेरा ही नाम आर्या है। वो दादी बोल रही थीं कि आपको मेहंदी लगवानी है। असल में वो चाहती हैं कि इस घर में कोई भी हाथ बिना मेहंदी के नहीं रहना चाहिए। उनके बेटे की शादी है, इसलिए शगुन हर कोई करेगा। उस लड़की ने बातें बनाते हुए कहा। जी, मैं तो काम कर रही हूँ, अब तक किसी और को लगा दीजिए ना, आर्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उस लड़की ने फिर दिमाग लगाया और बोली, ठीक है, मैं आपकी मालकिन को बता देती हूँ। वो आपसे कह लेंगी सीधा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कहा था कि तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगवा दूं। आप लोग लड़की वालों की तरफ से हैं, इसलिए आपके हाथों में मेहंदी
आह, उस लड़की ने इतना ही कहा था कि मिसेस जिंदल का जिक्र आते ही आर्या ने जल्दी से कहा, अरे नहीं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, आप लगा दीजिए। उस लड़की ने चैन की सांस ली, क्योंकि अगर वो इस काम में कामयाब नहीं होती तो उसे सर्वस्व का गुस्सा झेलना पड़ता। वो लड़की आर्या को लेकर एक तरफ चली गई और उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगी। आर्या आज पहली बार मेहंदी लगा रही थी, इसलिए उसका ध्यान तो अपने हाथों की मेहंदी पर ही टिका हुआ था। उसे भी मेहंदी लगाने का शौक था, लेकिन उसके शौक कभी पूरे नहीं हुए। उसके चेहरे पर मेहंदी वाले अपने हाथ देखकर जो खुशी हो रही थी, वो सर्वस्व दूर से देख रहा था और अपने फोन में उसकी फोटो खींचते हुए उसे अपने दिल में उतार रहा था। मुस्कुराते हुए तो तुम किसी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर लगती हो, सर्वस्व ने कहा। आर्या को मेहंदी लगाने के बाद वो लड़की सर्वस्व के पास वापस आ गई, जो इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। तुमने मेरी दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाई है, इसलिए शगुन में तुम्हें 1 लाख दे रहा हूँ, सर्वस्व ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो लड़की एकदम से हैरान हो गई थी, क्योंकि जितना वो जानती थी दुल्हन तो सुहानी थी, लेकिन सर्वस्व से सवाल पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जो बात तुमने सुनी उसे भूल जाना, वरना। उस लड़की ने जल्दी कहा, नहीं नहीं सर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो यहाँ मेहंदी लगाने और बस पैसे लेने आई हूँ, इससे ज्यादा मुझे यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, मैंने मैडम के हाथ में मेहंदी तो लगा दी, पर। वो लड़की इतना कहकर रुक गई। सर्वस्व ने थोड़ा सख्त होते हुए पूछा, पर क्या? सर, मैं उनके हाथों में आपका नाम नहीं लिख पाई। आप तो जानते हैं, वो हर वक्त अपनी मेहंदी की तरफ देख रही थीं। मैंने उनसे पूछा किसका नाम लिखना है, लेकिन उन्होंने किसी का भी लिखने से मना कर दिया। मैं उनकी नजरों के सामने आपका नाम उनके हाथों में भी नहीं लिख पा रही थी, इसीलिए सर, आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की। सर्वस्व ने उसे देखते हुए थोड़ी शांति से कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। वो लड़की फिर अपने पैसे लेकर वहां से चली गई। मेरी आर्या के हाथों में तो अपना नाम मैं खुद ही लिखूंगा, सर्वस्व ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा। लगभग रात के 3:30 बजे जब हाल शांत पड़ गया था, अक्ष की कार रिसोर्ट के बाहर आकर रुकी। अक्ष लाल आंखों के साथ चलता हुआ अंदर आया। उसने नशा तो नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखें किसी और वजह से लाल थीं। ऐसा लग रहा था वो काफी ज्यादा रोकर आया था। शादी के माहौल में रोना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए वो अपने दिल का गम निकालने वहां से चला गया, ताकि उसके भाई की शादी में कोई अपशकुन ना हो। साथ ही वो जानता था कि अगर यहाँ रहा तो कोई न कोई उसे देख लेगा, इसलिए वो इस वक्त बस सबकी नजरों से दूर कहीं गायब हो जाना चाहता था। वो अच्छे से जानता था कि इस वक्त तक सब सो गए होंगे, इसलिए वो वापस आ गया। अक्ष सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे का हैंडल पकड़ा ही था कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, और शायद वो अच्छे से जानता था कि वो इंसान कौन था। रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ, अक्ष ने धीरे से कहा और कमरे का हैंडल मरोड़कर अंदर जाने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके पूरे बदन में बिजली दौड़ गई जब आरजू ने एकदम से अपने घुटनों पर बैठकर उसके पैर पकड़ लिए। अक्ष आरजू से नाराज जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी रानी को अपने पैरों में बैठा देख सके। उसने जल्दी से अपने घुटनों पर बैठकर आरजू के हाथ अपने हाथों में ले लिए। क्या कर रही हो आरजू? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। मुझसे बात करिए ना, आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो आप मुझे डांट लो ना, फिर प्लीज मुझसे बात करो, मैं मर जाऊंगी ऐसे, आरजू ने बुरी तरह से रोते हुए कहा। सिर्फ वो जानती थी कि वो दिन भर से खुद को कैसे संभाले हुए थी। उसके दिमाग में हजारों तरह के ख्याल आ रहे थे कि कहीं अक्ष गुस्से में कुछ कर न ले, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कहीं उसके गुस्से की वजह से उसे ही चोट ना आ जाए। आरजू तो सोच सोच के आधी सच में मर ही गई थी। अक्ष ने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, रोना बंद करो।
वहीं आरजू का रोना तो और भी ज्यादा तेज हो गया था। उसके पूरे दिन भर की टेंशन, डर, दर्द सब इस वक्त आंसुओं के जरिए बह रहा था। उसकी इतनी बुरी तरह से रोना अक्ष के दिल को बहुत दर्द दे रहा था। उसके दिमाग से इस वक्त सभी बातें एक तरफ हो गई थीं। उसे बस समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी छुई मुई को कैसे शांत करवाए। वो चाहे उससे कितना भी नाराज था, लेकिन उसे इतनी दर्द में नहीं देख सकता था। और कहीं ना कहीं उसका दिल जानता था कि अगर आरजू सच में इतना रो रही है तो इसका मतलब यही था कि उसके दिल में भी कुछ न कुछ जज्बात जरूर थे। अक्ष ने अगले ही पल आरजू को अपनी बाहों में उठा लिया। आरजू ने भी उसी पल उसे और कस लिया, जैसे वो थोड़ी भी ढीली छोड़ेगी तो अक्ष कहीं दूर चला जाएगा। अक्ष के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई और वो आरजू को बाहों में लिए अपने कमरे में आ गया। उसने पैर से दरवाजा बंद किया और आरजू को लिए बेड पर बैठ गया। आरजू शांत हो जाओ, नहीं हूं मैं नाराज तुमसे, अक्ष ने आरजू के बालों को सहलाते हुए कहा। उसने आरजू से बात करने के लिए उससे थोड़ा अलग होना चाहा, लेकिन आरजू ने तो उसे और कस लिया और खुद को उसके साथ और ज्यादा चिपका लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो अक्ष से एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहती थी। और ये सच भी था। दिन भर की दूरी ने उसके अंदर एक जख्म सा पैदा कर दिया था, जिसे वो अक्ष से लगकर भरने की कोशिश कर रही थी। अक्ष के बिना तो उसे जैसे अपनी पूरी दुनिया ही सूनी लगने लगी थी। उसकी आंखों ने पूरे दिन अक्ष का इंतजार किया। आज उसने उससे बात नहीं की तो उसे लगा कि मानो सब खत्म हो चुका है और उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। बस भी करो छुई मुई, अक्ष ने आरजू को फिर से शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन आरजू का रोना कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। उसे सच में बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि उसे तो एक पल के लिए लग रहा था कि अक्ष कभी उससे बात नहीं करेगा, कभी उसे माफ नहीं करेगा और उससे दूर हो जाएगा। ये ख्याल ही उसके दिल को काट चुका था और इस वक्त वो बस खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, अभी भी अक्ष उसके पास है। अक्ष ने फिर एक गहरी सांस भरी और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर जबरदस्ती ऊपर किया। बस करो, अगर चाहो तो मुझे और बातें सुना लो, पर रोना बंद करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, अक्ष ने आरजू की आंखों में देखते हुए कहा, जिसमें उसकी आंख से भी एक आंसू ढलक कर गाल पर आ गया। अक्ष की आंखों में देख आरजू तो जैसे उनमें ही कहीं खो गई थी। उसे अपने इतने करीब फिर से महसूस कर आरजू खुद को रोक नहीं पाई और उसने खुद आगे होकर अक्ष के आंसू पर अपने होंठ रख दिए। अक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया था, लेकिन आरजू की इस एक किस ने उसके दिन भर के दर्द को मानो कहीं छू मंतर कर दिया था। गाइज, अगर कोई भी स्टोरी एट प्रेजेंट सुन रहा है तो प्लीज डू कमेंट्स, मुझे भी तो फीडबैक मिलना चाहिए, हुए कहा। वो बेहद प्यार से आर्या को देख रहा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि पिछले बार की तरह अभी भी आर्या नींद में धीरे धीरे कसमसाने लगी थी। उसकी आंखें आंसू बहा रही थीं, मानो वो बहुत बुरा सपना देख रही हो। नहीं, दूर रहो, मुझे छुओ मत, मुझसे दूर रहो, आर्या ने रोते हुए कहा। आर्या के चेहरे का वो दर्द बता रहा था कि कुछ तो था जो आर्या को नींद में भी कभी चैन से जीने नहीं देता था। क्या हुआ? शांत हो जाओ आर्या, कोई नहीं है यहाँ पर, तुम बिल्कुल सेफ हो, सर्वस्व ने परेशान चेहरे के साथ आर्या को शांत करवाते हुए कहा। आर्या की हालत देख वो भी बहुत घबरा गया था। नहीं, प्लीज प्लीज मेरे कपड़े मत फाड़ो, नहीं, आर्या ने जोर से हाथ पांव मारते हुए हल्का चिल्लाकर कहा। वही सर्वस्व तो उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर एकदम से मूर्ति बन गया। उसे अब इतना तो समझ आ चुका था कि आर्या के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी परछाई उसे आज तक चैन से जीने नहीं देती, और शायद उससे दूर भगाने की भी यही वजह होगी। आर्या उससे भी अपने पास्ट की वजह से डरती होगी। आर्या अभी भी हाथ पांव मार रही थी। सर्वस्व ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। श्श, शांत हो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा आर्या, मैं हूं ना तुम्हारे पास, शांत हो जाओ, मैं किसी को तुम्हें देखने तक नहीं दूंगा, छूना तो बहुत दूर की बात है, बस करो, सर्वस्व ने आर्या के बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा। आर्या थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन अभी भी उसकी बाहों में बुरी तरह से कांप रही थी। बस आर्या, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ,
सर्वस्व ने आर्या के कान में धीमे से कहते हुए उसके बालों को सहलाया और प्यार से उसके कान पर किस कर लिया। सर्वस्व ने महसूस किया कि उसके होठों के छूते ही आर्या थोड़ी शांत हो गई थी। सर्वस्व ने हल्का सा सर उठाकर आर्या के चेहरे की तरफ देखा, जो थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन उसकी आईब्रोज अभी भी जुड़ी हुई थी। आर्या की पलकें आंसुओं की वजह से भीग गई थीं। चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। सर्वस्व ने हल्का सा नीचे होकर आर्या के माथे पर एक सॉफ्ट किस रखा, जिसके बाद आर्या के आईब्रोज भी हल्के हल्के अलग हो गई। वादा करता हूं तुमसे, ये दर्द जो तुम्हें नींदों में सताया करता है, उस दर्द को जड़ से उखाड़ दूंगा मैं। सर्वस्व ने आर्या के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा और उसके माथे को एक बार फिर से चूम कर कमरे से निकल गया। अब उसके सीने में एक तूफान जाग चुका था। उसे थोड़ी सी बात पता चल गई थी और अब उसे पूरी बात की जड़ तक पहुंचना था ताकि उसे उखाड़ सके। ये तो तय था कि जिसने भी आर्या को छुआ था या छूने की कोशिश की थी, सर्वस्व सिंह राजावत का गुस्सा उसे राख कर देने वाला था। वही आज ज्वाला की आंखों में भी नींद नहीं थी। आज उसने शुभार्थ को देखा नहीं था, उससे बात नहीं की थी, जिस वजह से उसका चैन तो जैसे कहीं खो गया था। शादी में होने की वजह से वो शुभार्थ से मिल नहीं पाई और उसका दिल बिल्कुल मुरझा सा गया था। ज्वाला को अपने आप के अंदर आया ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा था। उसे आज तक किसी चीज की परवाह नहीं थी, ना किसी के आने की, ना किसी के जाने की परवाह थी। लेकिन एक लड़का जो किसी मूर्ति से कम नहीं था, अपनी मौजूदगी की छाप उसकी जिंदगी में ऐसे छोड़ गया था कि उसके बिना ज्वाला खुद को अधूरा महसूस करने लगी थी। पूरी शादी में, हर फंक्शन में, हर पल ज्वाला ने उसे याद किया था। जब स्टेज पर कुछ कपल्स डांस कर रहे थे तो वो खुद को शुभार्थ के साथ इमेजिन करने लग गई थी। पागल कर दिया है मुझे इस लड़के ने। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे वो ज़ॉम्बी कैसे पसंद आ सकता है। ये सच नहीं हो सकता। ज्वाला सिंह राजावत एक ऐसे इंसान के लिए कैसे? गॉड, मुझे क्या हो गया है ये? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरा मैनेजर है। डैड को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? ज्वाला ने परेशान होते हुए सोचा। उसने अपने सर पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ उठाया तो उसकी आंखें अपने हथेली पर रुक गईं। ओ डैम, अब ये क्या नहीं मुसीबत है? अगर किसी ने देख लिया तो? ज्वाला, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने शुभार्थ का नाम अपने हाथ में लिखवा कैसे लिया? और ये कब हुआ मुझे खुद याद नहीं है। ज्वाला ने एकदम से परेशान होते हुए कहा। वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम में भाग गई और अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। उसकी हाथों की सूखी मेहंदी तो उतर गई और अब तो शुभार्थ का नाम उसके हाथों में और भी निखर कर आ गया। ज्वाला की मेहंदी का रंग बेहद गाढ़ा था। ज्वाला एक पल के लिए अपने हाथों की मेहंदी को देखने लगी। फिर उसने एकदम से अपने सर को हिलाया और खुद के ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, ये क्या बकवास बात सोच रही हूं मैं? दादी तो कुछ भी बोलती रहती है। मेहंदी के रंग से किसी का प्यार कैसे जाना जा सकता है? और वो लड़का मुझसे प्यार करना तो दूर, मुझे पसंद भी नहीं करता। उसे तो मुझे देखना भी पसंद नहीं है। मुझसे बात भी करता है तो ऐसे लगता है कि मैं उससे बात करती हूँ और वो तो बस जबरदस्ती मुझे जवाब दे रहा होता है। ज्वाला का मुंह इस वक्त बैंगन जैसा हो गया था। वो बहुत परेशान थी, ये सोचकर कि अगर उसके हाथों में किसी ने शुभार्थ का नाम देख लिया तो वो क्या जवाब देगी। और सबसे ज्यादा डर तो उसे इसी बात का था कि अगर शुभार्थ ने अपना नाम उसके हाथों में देख लिया तो क्या होगा। और शायद इससे भी ज्यादा सुलेमानी परेशानी उसकी जिंदगी में ये थी कि आखिर उसके इस प्यार का क्या अंजाम होने वाला था। एक तरफ शुभार्थ बोलता था कि उसे कोई इमोशंस महसूस नहीं होती, वो तो हंसता भी नहीं था, तो फिर ये प्यार जैसे बड़ी इमोशंस कैसे फील करेगा वो? क्या कभी ज्वाला को अपना प्यार मिलेगा भी या नहीं? चारों तरफ शहनाइयां बज रही थीं। हवेली के हर कोने में रौनक थी। फूलों से सजी सीढ़ियां, दीवारों पर जगमगाते झालर के लाइट्स और मेहमानों की भीड़। वो शुभ घड़ी आ गई थी। शादी शुरू हो चुकी थी। सर्वस्व मंडप में बैठा था। शौर्य, जो सर्वस्व का बॉडीगार्ड भी था और दोस्त भी, उसके पास बैठा था। तुझे यकीन है प्लान कामयाब होगा? शौर्य ने पूछा।
तुझे लगता है सर्वस्व सिंह राजावत का ये दिमाग कोई प्लान बनाए और वो कामयाब ना हो? सब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। सर्वस्व ने शहरे के पीछे एक डेविल स्माइल के साथ कहा। पंडित जी बार बार घड़ी देख रहे थे। पंडित जी दादी की तरफ देखते हुए बोले, मुहूर्त निकल रहा है, दुल्हन को तुरंत बुलाइए। जी पंडित जी, आर्या बेटा सुहानी को ले आओ, उसे बोलो पंडित जी ने जल्दी बुलाया है। दादी ने आर्या की ओर देखते हुए महा। मेहमानों में खुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी क्योंकि आधे घंटे से दुल्हन का इंतजार हो रहा था। मेहमानों में से एक औरत बोली, ऐसा तो नहीं कि दुल्हन कमरे में है ही नहीं। एक औरत बोली, अगर ये शादी टूटी तो जिंदल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और राजावत परिवार का गुस्सा इन्हें आज ही सड़क पर लाके रख देगा। दूसरी ओर मिस्टर और मिसेस जिंदल का चेहरा पसीने से भीग रहा था। मिस्टर जिंदल, भगवान, ये क्या हो गया? अगर राजवत नाराज हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे हम। आखिर ये लड़की ऐसे कैसे कर सकती है? उसे समझाया था मैंने, ये खानदान बहुत ऊंचा है, हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी, पर इसको वो मुर्गा सैंडी ही चाहिए था। मिसेस जिंदल गुस्से से बोले, और चढ़ाओ सर पर, तुम्हारी लाडली ने आज हमें डुबा दिया। वो मिनिस्टर है, मुझे स्टेट तक से निकाल फेंकेगा। मांगना अब पिंक। मिसेस जिंदल सर पर हाथ रख सोफे पर बैठते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या करेंगे? इसी अफरा तफरी में आर्या कमरे की तरफ आई, सुहानी को लेने आई। वो साधारण गुलाबी लहंगे में, हाथ में एक थाली लिए, दरवाजा खटखटाती हुई अंदर आई। आर्या, बड़ी माँ, पंडित जी सुहानी दीदी को बुला रहे हैं, दादी जी बोल रहे हैं जल्दी करो। उसके आते ही दोनों की नजरें उसी पर टिक गईं। मिसेस जिंदल ने जैसे अचानक कोई राह देख ली हो। मिसेस जिंदल आर्या का हाथ पकड़ते हुए, तू ही दुल्हन बनेगी अब? आर्या उनकी बात सुन चौंक गई। आर्या घबराई हुई आवाज में बोली, क्या? मैं दुल्हन कैसे? ये आप क्या बोल रही हैं बड़ी माँ? आर्या के पैरों तले तो जमीन खिसक गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग उसे दुल्हन बनाने की फिराक में थे, और दूसरी बात उसे ये परेशान कर रही थी कि अगर वो लोग उसे दुल्हन बना रहे थे तो सुहानी कहाँ थी? आर्या पैर पीछे लेने लगी तो मिसेस जिंदल ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे कमरे में खींचकर दरवाजा लॉक कर दिया। नहीं बड़ी माँ प्लीज, आर्या ने रोते हुए कहा। मिस्टर जिंदल उसकी तरफ देख बोले, आर्या, इस वक्त हमारी इज्जत संभालना तेरे हाथ में है। अगर तूने इनकार किया तो समझ ले जिंदल परिवार बर्बाद हो जाएगा। आर्या कांपती आवाज में बोली, लेकिन मैं? ये शादी तो सुहानी दीदी की थी, मेरी नहीं, मैं नहीं कर सकती। मिसेस जिंदल उसकी बाजू पर पकड़ कस दांत भिजते हुए बोली, हमने तुझे अनाथ होते हुए पाला है, तुझे छत दी, पढ़ाई कराई, खाना खिलाया। अब वक्त आया है अपना कर्ज उतारने का। चुपचाप शादी के मंडप में बैठ। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। आर्या ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने हमेशा आपको माँ बाप माना है, लेकिन क्या मैं सिर्फ आपके लिए बोझ उतारने का साधन हूँ? बात को समझिए ना बड़ी मैं, मुझे ये शादी नहीं करनी। आप चाहो तो जान ले लो मेरी, पर ये शादी नहीं बड़ी माँ प्लीज। मिसेस जिंदल जोर से चिल्लाते हुए बोली, मुंह बंद कर। अगर तूने इनकार किया तो याद रख, तेरे माँ बाप को हाई लगेगी हमारी। तू समझ आर्या की, अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी जान जाएगी। आर्या ने हिम्मत करके कहा। आर्या, नहीं बड़ी माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ऐसे उन्हें धोखा कैसे दे सकते हैं? आप बता दीजिए सब सच, उनको जो बात भी है। लेकिन माँ, ये शादी नहीं करूंगी, प्लीज बड़ी माँ, बाकी आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मिसेस जिंदल का गुस्सा उफान पर आ गया। अगले ही पल आर्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ चुका था। आर्या का चेहरा जल उठा, आंखों से आंसू फूट पड़े। मिसेस जिंदल उसका जबड़ा पकड़ते हुए बोली, ज्यादा जुबान मत चलाना, मंडप में जाकर बैठ जा, वरना आज के बाद तू हमारे लिए मर जाएगी। मिस्टर जिंदल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर जिंदल ने फिर उसे इमोशनली तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा सोच समझकर फैसला ले। ये सिर्फ तेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, हमारी इज्जत का भी है। आर्या सिसकते हुए, पर मेरी जिंदगी, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। और वो इतना ही बोल पाई थी कि मिसेस जिंदल ने कहा, ख्वाहिशें पालने के लिए तेरा अपना सब होना चाहिए। तेरा है क्या? हमारे टुकड़ों पर पली हैं तू। आर्या वहीं बैठकर रो पड़ी।
उसके दिल में तूफान था। एक तरफ उसका आत्मसम्मान, दूसरी तरफ उन लोगों का एहसान जिन्होंने उसे बचपन से पाला। उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, हमने तुझे पाला है, तुझ पर एहसान है हमारा। इसके बाद आर्या अपने दिल पर पत्थर रख शादी करने को तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद आर्या को लाल दुल्हन के जोड़े में तैयार करके नीचे लाया गया। आर्या ने मन में सोचते, हे भगवान, ये कैसा खेल है। सुहानी दीदी की जगह मैं, क्या नेताजी मुझे एक्सेप्ट करेंगे या फिर मेरी जिंदगी एक कैद बन जाएगी। थोड़ी देर बाद आर्या सर्वस्व के साथ मंडप में बैठी हुई थी। इतनी देर क्यों कर दी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं, सर्वस्व ने प्यार से कहा। आर्या ने कुछ नहीं कहा, उसके हाथ कांप रहे थे। आर्या को लगा शायद सर्वस्व उसे सुहानी समझ रहा था, लेकिन सच तो यही था कि सर्वस्व ये जानता था कि घूंघट के नीचे आर्या थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए बोले, कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। मिस्टर जिंदल ने आर्या का हाथ पकड़कर सर्वस्व की हथेली पर रख दिया। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके शरीर में कंपन और ज्यादा बढ़ गया था, जो सर्वस्व पर भी महसूस कर पा रहा था। सर्वस्व ने टाइटली आर्या का हाथ थाम लिया था। दूसरी ओर इस सारे शोर शराबे के बीच एक दिल की बेचैनी किसी की नजरों से छिप नहीं पा रही थी। आरजू हल्के सुनहरी लहंगे में सजी, सिर झुकाए काम में लगी थी। सबके लिए चाय पानी का इंतजाम कर रही थी, मेहमानों की फरमाइशें पूरी कर रही थी। लेकिन असल में उसका ध्यान कहीं और था, किसी और पर था, और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उस इंसान की नजरों में बिल्कुल ना आए। वही अक्ष की नजरें उसे लगातार ढूंढ रही थीं। कल रात ही उसने आरजू से अपने दिल का हाल कह डाला था, आरजू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो लम्हा अब तक आरजू के दिल दिमाग में गूंज रहा था, पर जितना मीठा वो इजहार था, उतनी ही कड़वी हकीकत भी सामने थी। आरजू जवाब तो देना चाहती थी कि मुझे भी आपसे प्यार है साहब, पर कुछ बातें थीं जिस वजह से उसने खुद को रोक लिया। मैं तो आपके घर की एक नौकरानी हूँ साहब, आपकी बराबरी कहाँ कर सकती हूँ। यही सोचते हुए उसने रात को ही ठान लिया था कि वो अक्ष से नजरें नहीं मिलाएगी, उससे दूर रहेगी। वो कुछ भी करेगी, लेकिन वो अक्ष को उसकी जिंदगी पर बात नहीं करने देगी। वो जानती थी ये रिश्ता सबसे ज्यादा नुकसान अक्ष का करेगा, लेकिन अक्ष, वो तो जैसे अपनी बात मनवाने की ठान चुका था। आरजू की आंखें भिगने लगी थीं। वो चाहकर ये दर्द छुपा नहीं पा रही थी, समेट नहीं पा रही थी, और हॉल में बजता एक रोमांटिक सॉन्ग उसके दिल के दर्द में घी डाल रहा था। वो वहां से निकल पीछे के हिस्से में जा रही थी, जहां कुछ देर सन्नाटा था। हाथ में पानी का जग लिए अपनी आंखों में आई आंसू की बूंदें पोंछ रही थीं। तभी पीछे से किसी की आहट सुनकर वो ठिठक गई। आरजू। आरजू के कानों ने रात के बाद अब वो आवाज सुनी थी। उसकी रूह तक कांप उठी। वो आवाज अक्ष की ही थी। आरजू वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों ने साथ ही नहीं दिया। वो धीरे धीरे पलटी। अक्ष शेरवानी में खड़ा था, चेहरे पर वही जिद और आंखों में वही गहराई जो आरजू को तोड़ भी देती थी और जोड़ भी देती थी। आप यहाँ क्यों आए हो साहब? अंदर आपके भाई की शादी चल रही है, आपको इस वक्त अंदर होना चाहिए ना? आरजू ने धीरे से बोले की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज निकल नहीं पा रही थी। अक्ष धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। क्योंकि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, इसका जवाब चाहिए मुझे। अक्ष ने एकदम से आरजू को बाहों में समेट लिया। आरजू डर गई। साहब छोड़ो प्लीज, शादी का घर है, कोई देख लगा। नहीं, अक्ष ने जिद्दी लहजे में से कहा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। मुझे अभी सिर्फ तुम चाहिए, शादी होती रहेगी। आरजू ने नजरें झुका लीं। उसका दिल मानना चाहता था, लेकिन जुबान नहीं। ये आप भी जानते हो ना, ये मुमकिन नहीं है साहब। मैं आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। आपकी माँ, पापा, आपका परिवार, ये समाज कभी हमें साथ नहीं देखना चाहेंगे। और फिर मैं, उसकी आवाज भर्रा गई, मैं तो बस एक नौकरानी हूँ आपके घर की। अक्ष ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। नौकरानी? तुम्हें लगता है मेरे लिए तुम्हारी पहचान इतनी छोटी है? तुम मेरी दुनिया हो आरजू। बस गुस्से में बोला और किया था सब मैंने। तुम नौकर नहीं हो आरजू, दिल हो मेरा। उसकी आंखें छलक रही थीं। आरजू भी उसकी आंखों का दर्द देख अंदर तक जल उठी थी। साहब,
प्लीज छोड़ दो, ये सब कहने का कोई मतलब नहीं। मैं आपके लिए नहीं बनी साहब, आप एक अच्छी लड़की चुनना और मुझे जाने दीजिए साहब। आरजू ने खुद को अक्ष की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ? अक्ष ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में आज एक तड़प थी। वो आरजू को और पास खींचते हुए बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही हो आरजू? ये मोहब्बत है, कोई सौदा नहीं। मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। तुम चाहिए मुझे, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे आंसू, सब चाहिए मुझे। आरजू की पलकों पर आंसू छलक गए। उसने जोर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। मत कहो ये सब, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। अक्ष ने उसकी कलाई और कसकर पकड़ ली। उसे करीब खींचते हुए धीमे स्वर में बोला, पड़ जाओ कमजोर, मेरे सामने, मेरी बाहों में। मैं संभाल लूंगा, वादा करता हूँ। समझो इस बात को, मैं ही वो जगह हूँ जहाँ तुम्हारी मजबूती भी है और कमजोरी भी, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आरजू ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतने करीब अक्ष का होना, उसकी सांसों की गर्माहट चेहरे पर महसूस होना, वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। साहब, उसने मुश्किल से फुसफुसाया, किसी ने देख लिया तो? अक्ष हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो देख लेने दो, मुझे परवाह नहीं। उसकी आंखों में ऐसी दीवानगी थी कि आरजू घबरा गई। उसने दोनों हाथों से अक्ष का सीना धक्का देकर पीछे किया। नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती, बहुत सोचा मैंने, लेकिन जवाब हमेशा यही मिला, नहीं। अक्ष के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों उतर आए। वो उसके सामने आकर दीवार की तरह खड़ा हो गया। तो सुन लो आरजू, चाहे तुम लाख बार ना कहो, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम्हारे होंठों से एक बार हाँ ना सुन लूं। देखना, तुम खुद अपने होंठों को मेरे होंठों से मिला हाँ बोलोगी। आरजू ने आंखें उठाईं, वो आंखें जो भीग चुकी थीं। लेकिन अक्ष की आंखों की जिद देखकर उसका दिल और टूट गया। क्यों कर रहे हो ये सब? अक्ष की आवाज भारी हो चुकी थी। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं हारना नहीं जानता, न जिंदगी से, न किसी हालात से, और न ही तुमसे। दोनों के बीच खामोशी गहरी हो गई। बाहर से शादी के गीत गूंज रहे थे, पर यहाँ दिलों का संग्राम चल रहा था। आरजू ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, आपको मेरी हाँ चाहिए तो पहले मेरे लिए इस दुनिया से लड़ने का वादा करो, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी। अक्ष ने बिना देर किए उसके आंसू पोंछ दिए और उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ आरजू, मैं सबसे लड़ लूंगा, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि आरजू का दिल और कांप उठा। वो अब भी हाँ नहीं कह पा रही थी, पर ना भी नहीं कह सकी। उसने धीरे से नजरें झुका ली। अक्ष ने उसकी चुप्पी पढ़ ली और मुस्कुराया, तुम्हारी ये चुप्पी ही मेरा जवाब है। आरजू ने फौरन पलटकर उसकी तरफ देखा। मत समझना ऐसा, मैंने कुछ नहीं कहा। अक्ष ने आंखों में शरारत भरते हुए धीमे से कहा, तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया। आरजू का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वहां से भागने लगी। लेकिन अक्ष ने पीछे से पुकारा, याद रखना आरजू, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। उसकी आवाज में वो वादा था जो आरजू के दिल की धड़कन बन गया। दूसरी ओर आर्या और सर्वस्व के फेरे चल रहे थे। सर्वस्व मन में सोचते हुए बोला, ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, मेरा अस्तित्व है आर्या। वही आर्या का दिल एक अलग लड़ाई में उलझा था। आर्या मन में बोली, क्या मेरी जिंदगी अब सिर्फ बलिदान रह जाएगी? मिसेस जिंदल धीरे से अपने पति से बोली, थोड़े इमोशंस का नाटक करो, वरना लोग शक करेंगे। वही आर्या घूंघट की आड़ से उन्हें देखती हुई धीरे से बोली, क्यों, मैंने आपकी बेटी होने का सपना देखा था। फिर आचार। सर्वस्व मन में बोला, मन कर्म वचन से तुम्हारा हूँ, अब मैं और तुम बस मेरी हो। वही आर्या का दिल कांप रहा था सोचकर कि सर्वस्व के साथ उसे एक कमरे में रहना होगा। जब पंडित जी ने सर्वस्व को आर्या की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा तो आर्या के साथ साथ मिस्टर और मिसेस जिंदल की भी सांस अटक गई थी। वो जानते थे कि अब दुल्हन का घूंघट हटाने वाला था, पर परिवार का रिएक्शन कैसा होगा ये नहीं पता था। सर्वस्व ने जब आर्या का घूंघट हटाया तो पूरा परिवार जैसे सदमे में चला गया था। आर्या पल के झुकाए बस आंसू बहा रही थी।
आर्या ने बड़ी हिम्मत करके पलकें उठाकर सर्वस्व की तरफ देखा, लेकिन उसकी रूह तक कांप गई थी जब उसने सर्वस्व के चेहरे को गुस्से में डूबा हुआ देखा था। वो तो इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसका ध्यान इस वक्त आर्या की गाल पर छपे हुए उंगलियों के निशान पर था। आर्या ने डर के मारे फिर से अपनी नजरें झुका लीं। उसे लगा शायद अब उसे नेताजी के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। यही डर मिस्टर जिंदल को भी था, क्योंकि सर्वस्व गुस्से से उनकी तरफ देखा रहा था। मिस्टर जिंदल को लगा शायद सर्वस्व आर्या को एक्सेप्ट नहीं करेगा और शायद वो अब इस शादी को भी रोक दे। अब तो जिंदल परिवार के साथ राजावत परिवार में भी परेशानी का माहौल हो गया था, क्योंकि सबको लग रहा था कि सर्वस्व सुहानी से प्यार करता था, इसलिए उससे शादी करना चाहता था। उसके कहने पर ही 1 महीने बाद होने वाली शादी 1 हफ्ते बाद ही हो रही थी, और अब उन्हें ये भी डर था कि कहीं सर्वस्व आर्या को मंडप में ही ना छोड़ दे। उन्हें सर्वस्व के डिसीजन को सोच घबराहट हो रही थी। ये सब क्या हो गया? सुहानी कहाँ है और आर्या क्यों बैठी है मंडप में? दादी ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाइए माँ, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सुधीर जी ने दादी का हाथ थमते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल माहौल की गर्मी थोड़ी शांत पड़ गई जब सर्वस्व ने आर्या की मांग भर दी। आर्या ने पलकें उठाकर सर्वस्व की आंखों में हैरानी से देखा। उसके देखते ही सर्वस्व ने बस उसकी आंखों में देखते हुए एक स्माइल कर दी, जो देख आर्या थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। आर्या ने अपनी पलकें झुका ली। इसके बाद वो अपने ही ख्यालों में खोई रही। सर्वस्व ने उसके गले में मंगलसूत्र भी बांध दिया और शादी पूरी हो गई। मेहमानों के सामने दोनों परिवारों की इज्जत बच गई थी, जो सोच राजावत और जिंदल परिवार थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन टेंशन तो अभी भी कायम थी। सर्वस्व मंडप से नीचे उतर आया। उसने देखा तो आर्या अपने लहंगे के साथ थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए उसने आर्या की कमर में हाथ डाल उसे थोड़ा खींचते हुए अपने ऊपर झुका लिया और फिर उसे खुद लिफ्ट करके नीचे उतारा। आर्या की सांस तो उसके गले में ही अटक गई थी। उसका चेहरा इस वक्त सर्वस्व के चेहरे के बहुत करीब था। वो टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। सर्वस्व को इतने पास से देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। वो शादी के लिबास में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ठीक हो तुम? सर्वस्व ने आर्या की आंखों में देखते हुए पूछा, जो आज पहली बार उसे देखकर झुकी नहीं थी, और इस बात को महसूस कर सर्वस्व के दिल में एक अजीब सा सुकून था। आर्या ने फिर धीमे से अपनी पलकें झुका ली और हाँ में सर हिला दिया। मुझे विश्वास था मेरा बेटा किसी लड़की को ऐसे मंडप में छोड़कर नहीं जाएगा। उसने हमारी इज्जत रख ली, लेकिन वो जिससे प्यार करता था उसने ऐसा क्यों किया? अगर सुहानी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो वो पहले मना कर देती। ऐसे 2 परिवारों की इज्जत दांव पर लगाकर वो लड़की कहाँ चली गई? मुझे मिसेस जिंदल से बात करनी होगी। उनकी बेटी की वजह से आज मेरा बेटा कितने दर्द से गुजर रहा होगा। चांदनी ने नम आंखों के साथ हल्के गुस्से से कहा। उसे लग रहा था उसके बेटे का दिल टूट गया है, जिस पर एक माँ का दिल बहुत ज्यादा गुस्से से भराया था। लक्ष्मी, माही, महिमा जी, दादी, रुद्रांश सब बहुत परेशान थे। मुझे वो लड़की देखने में ही तितर लग रही। देखो उड़ गई कमीनी, मेरे बेटे का दिल तोड़ा। मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी और उससे पहले उसकी झूठी माँ का मुंह तोड़ूंगी, जिससे वो अपनी भगोड़ी बेटी की तारीफों के फूल झाड़ रही थी। लक्ष्मी ने गुस्से से अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में अटकाते हुए कहा। तभी माही भी भड़क पड़ी और अपनी चूड़ियां कलाई पर थोड़ा ऊपर चढ़ते हुए बोली, जिनसे भागी है उसकी वो लंबी टांगे ही काट डालूंगी मैं, अगर मेरे हाथ आ गई तो। लेकिन उससे पहले उसकी अम्मा की नागिन जैसी जुल्फे सेट कर लूं। पूरा ध्यान उनमें था, इसलिए अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकी। रुद्रम साक्षी के पास खड़ा होता हुआ बोला, जाग गई जगदम्बा, मैं अर्थी वालों को कॉल कर देता हूँ, मिसेस जिंदल की बॉडी ले जाए, क्योंकि डैड बोलते हैं जब ये त्रिदेविया एक साथ गुस्सा हो जाए तो समझ लो प्रलय आना पक्का है। सही कहा तूने। चल हम दोनों किसी टेबल के नीचे छुप जाएं, अपनी सेफ जोन तो बुक कर ले हम, याद है ना? पिछली बार ये तीनों गुस्से में पहले गुंडों को पिट रही थीं, उसके बाद जो हाथ आया उसकी बैंड बज गई थी। साक्षी ने धीमे से कहा, मुझसे ज्यादा किसे पता होगा बहन,
वो जो कोई मैं ही था, मैं ही हत्थे चढ़ गया था और मुझे ड्रम की तरह बजा दिया था। बाप रे, मेरे तो बाप को भी पड़ी थी। चल चुपचाप छुप जाते हैं, मेरे हैंडसम चेहरे को अब नहीं बिगाड़ना मुझे, रुद्रम ने अपनी दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी तीनों बहुओं को वायलेट मोड में देखकर सुधीर जी चुपचाप सोफे पर बैठ गए। उन्हें पता था कि अब उनके बोलने की जरूरत नहीं थी, ये तीनों ही सब पर भारी थीं। बिना दुम की छिपकली, करमजली कलमुही एक बार मिल जाए। खुद को खान से समझता है पर है बगुले जैसी। कमीनी, चुड़ैल के गंदे बालों में पैदा हुई जू, माही ने गुस्से से कहा। खुद को समझती पता नहीं क्या है, मेरा बेटा हीरा है और खुद वो ऐसा लगता था चॉपस्टिक पर नारियल की खाल के बाल रख दिए हों। गंदी नाली के कूड़े पर बिनबिनाने बनाने वाली मक्खी। लक्ष्मी ने भी गुस्से से कहा, उस मैयत में जलती हुई अगरबत्ती को तो मैं अच्छे से ठंडा करूंगी। चांदनी ने भी गुस्से से भरी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। सभी लोग एक बार माही को देखते, फिर लक्ष्मी को, फिर चांदनी को। उनकी बातें सुनकर तो उनके पति बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। अपनी हीरोइन को ऐसे अवतार में काफी देर बाद देखा था, लेकिन आज भी उनकी वह लेटेस्ट गलियां बदली नहीं थीं। चांदनी, माही, लक्ष्मी गुस्से से जिंदल परिवार की तरफ जाने लगी कि सर्वज्ञ, रुद्र, सौभाग्य ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने सीने से लगा लिया। वो तीनों तो एकदम से चौंक गई थीं। चेहरा लाल पड़ गया था क्योंकि सास ससुर, दादी, सास और कुछ दूरी पर ही सही पर मेहमान भी वहां मौजूद थे। शांत हो जाओ बिल्लू, अपने ये पंजे थोड़े कंट्रोल में रखो क्योंकि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। वो जिससे प्यार करता है उसी से उसकी शादी हुई है, सर्वज्ञ ने चांदनी की पीठ सहलाते हुए कहा। वहीं सर्वज्ञ की बात सुनकर चांदनी, माही, लक्ष्मी तीनों हैरान हो गई थीं। मतलब सर्वस्व आर्या से प्यार करता है? लक्ष्मी ने हैरानी से कहा। हाँ लाडो, वो आर्या से प्यार करता है। इनफैक्ट दुल्हन भागी नहीं है, तुम्हारे लाडले ने ही भगाया है उसे। सौभाग्य ने लक्ष्मी के बालों को सहलाते हुए उसे समझाया। क्या? चांदनी, माही, लक्ष्मी एकदम से हैरानी से हल्का चिल्ला उठी। वहीं दादी और महिमा जी का चेहरा भी देखने लायक था। वो रुद्र सिंह राजावत का भतीजा है, चौको अपना प्यार हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। नेताजी ने अपना दिमाग लगाया और आर्या तक पहुंच गया क्योंकि वो जानता था ऐसी सिचुएशन में ही आर्या उसकी हो सकती है, वरना जिंदल परिवार बीच में आएगा। रुद्र ने माही की तरफ देखते हुए कहा। वो हमारे प्यार की निशानी है बिल्लू, सर्वजित सिंह राजावत का खून है वो। अपने प्यार को पाने के लिए उसका बाप अगर दुनिया में आग लगा सकता है तो सोचो वो क्या करेगा उसने आर्या की इज्जत पर। आंच आए बिना ऐसा खेल खेल की। जो जिंदल परिवार उन दोनों की शादी में आने आता, उन्होंने खुद इन दोनों की शादी कराई। मिल गई मिनिस्टर जी को उसकी होम मिनिस्टर। जैसे मैं सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में हूँ, मैं जानता हूँ आर्या भी उसे अक्ल सिखा लेगी, सर्वज्ञ ने चांदनी को समझाते हुए कहा। चांदनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये जानने के बाद कि सर्वस्व आर्या को पसंद करता था, पूरा परिवार अब शांत हो गया था। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन दादी ने मिसेस जिंदल को झाड़े बिन नहीं रहने दिया। दादी से अच्छी खासी झाड़ फूंक करवाने के बाद मिस्टर और मिसेस जिंदल वहां से निकल गए थे। उन्हें तो बस इतनी ही खुशी थी कि कम से कम राजावत परिवार ने उन्हें बर्बाद तो नहीं किया। बाकी वो लोग आर्या के साथ क्या करेंगे उसकी उन लोगों को कोई परवाह नहीं थी। आर्या इस वक्त परेशान चेहरे के साथ सर्वस्व के बगल में खड़े थी। उसकी पहचान के सारे चेहरे अब उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुके थे। वो इस वक्त अनजान लोगों के बीच डरी सहमी से खड़ी थी। आर यू ओके? सर्वस्व ने आर्या को घबराहट में देखते हुए पूछा। आर्या ने सर झुकाए हुए ही हल्के से हाँ में गर्दन हिला दी। तभी उन दोनों को अपने हाथ पर साक्षी की पकड़ महसूस हुई। जब तक नया जोड़ा डांस नहीं करेगा, महफिल में रौनक कैसे आएगी? चलो डांस करो अब तुम दोनों। वही डांस का जिक्र आते ही आर्या की हालत और ज्यादा खराब हो गई। उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। साक्षी ने सर्वस्व और आर्या को स्टेज पर ला दिया। सर्वस्व आर्या को देख रहा था। वो तो खुद इस मोमेंट के लिए एक्साइटेड था,
लेकिन वो आर्या के चेहरे का डर भी पढ़ पा रहा था। कुछ ही देर में आसपास के लोगों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई थी, क्योंकि आर्या बस मूर्ति बन सर झुकाए खड़ी थी। आर्या की पलकें अब भीग गई थीं। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं दीदी को मना कर दूंगा, सर्वस्व ने आर्या की तरफ देखते हुए कहा। सर्वस्व की बात सुनकर आर्या ने एकदम से पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। आर्या को लगा था कि शायद सर्विस गुस्सा होगा, क्योंकि उसकी वजह से सर्वस्व की इंसल्ट हो रही थी। आसपास के लोग बातें बना रहे थे, बाकी का परिवार भी एक दूसरे को देख रहा था। आर्या की आंख से एक आंसू लुढ़क कर उसकी गाल पर आ गया था। सर्वस्व ने बड़े प्यार से उसकी गाल पर हाथ रखा और सॉफ्टली उसके आंसू को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, क्या बात है आर्या, तबीयत खराब है क्या? कुछ बात है तो मुझे बताओ ना। अगर तुम्हें डांस नहीं करना तो भी बोलो, हम नीचे उतर जाएंगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना यहाँ पर। वही आर्या की तो जैसे सांस अटक गई थी। पहली बार किसी ने इतने प्यार से उससे बात की थी, उसको सपोर्ट कर रहा था। जो बात आर्या के दिल में उतर गई थी। एक तो सर्वस्व इतना सुंदर लग रहा था और इतना मीठा बोल रहा था कि आर्या की धड़कन अपने आप तेज हो गई। उसका चेहरा जो पीला पड़ गया था एकदम से हल्का गुलाबी होने लगा, जो देख सर्वस्व मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि जानता था उसकी बीवी उसकी नजदीकियों से शर्मा रही थी। मुझे आता नहीं है जी, आर्या ने सर्वस्व की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहा। सर्वस्व के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने आर्या की कमर पर हाथ रखते हुए उसे खुद के करीब कर दिया, जिससे आर्या के पैर अपने आप सर्वस्व के पैरों पर आ गए। आर्या की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। मुझे पकड़ लो, बाकी मैं संभाल लूंगा, सर्वस्व ने प्यार से आर्या की बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए कहा। उसी वक्त बाकी लाइट ऑफ हो गई और फोकस लाइट उन पर आ गया। अगले ही पल बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक बजाने लगा। सर्वस्व आर्या की आंखों में देखा हुआ उसके साथ डांस करने लगा। सर्वस्व की परफेक्शन की वजह से वो डांस बहुत प्यारा लग रहा था। आर्या की नजरें तो सर्वस्व के सीने पर टिकी हुई थीं और वही सर्वस्व उसकी झुकी पलकों को प्यार से देखता हुआ डांस कर रहा था। फाइनली यू आर माइन, माई क्यूट कैटरपिलर, सर्वस्व ने आर्या को करीब से देखते हुए कहा और उसने डांस के वक्त ही उसके माथे को प्यार से चूम लिया। आर्या की आंखें उसी पल घबराहट से बंद हो गईं। उसके बदन में तो जैसे 1200 वोल्ट की बिजली दौड़ रही थी। उसके हाथ सर्वस्व की शेरवानी पर कस गए थे। वही सर्वस्व के दिल में तो एक सुकून सा उतर आया था। वो दुनिया भुलाकर एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे थे। दूसरी ओर आरजू इस वक्त वेन्यू के पिछली तरफ बाहर गार्डन में फाउंटेन के पास खड़ी थी। उसका मन अब अंदर नहीं लग रहा था। दरअसल आरजू ने एक लड़की को अक्ष के क्लोज देख लिया था। अक्ष का उस लड़की को इतनी स्माइल करते हुए गले लगाना, उससे प्यार से बातें करना, आरजू का दिल ना चाहते हुए भी जलने लगा था। ये तूने क्या कर लिया आरजू? ये जानते हुए भी कि वो तुझे कभी नहीं मिलेंगे, तू उनसे प्यार कैसे कर सकती है? अपनी औकात भूल गई थी क्या तू? आसमान में चमकता सूरज है वो, और मूंछ जैसी धूल तो उनके संगमरमर के फर्श पर भी कभी नहीं मिलती। वो अच्छे तो लग रहे थे उस लड़की के साथ, तो मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? वही लड़की उनके लिए सही है आरजू, वही सही है। आरजू ने अपने दिल पर हाथ रख रोते हुए कहा। उसका दिल इस वक्त बहुत ज्यादा दुख रहा था। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं हेल्प कर दूं? आरजू को अपने पीछे से एक आवाज आई। आरजू एकदम से घबराते हुए पीछे मुड़ गई। उसके सामने वही लड़का था जो उसे अंदर भी फॉलो कर रहा था। आरजू ने अंदर तो उसे बहुत अवॉइड किया, साथ ही अंदर लोगों की वजह से वो लड़का भी लिमिट में रहा, लेकिन यहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, जो सोचकर आरजू घबरा गई। नहीं, आरजू ने इतना ही कहा और वहां से जाने लगी। तभी उस लड़के ने आरजू की कलाई पकड़ ली, जिस पर आरजू के पूरे बदन में डर की बिजलियां दौड़ गई थीं। आरजू ने अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। लेकिन उस लड़के ने तो उल्टा आरजू को अपनी बाहों में खींच लिया। इतने भी क्या नखरे दिखा रही हैं? तू जितना बोलेगी उससे 2 गुना दे दूंगा, चल मेरे साथ। आरजू पूरी कोशिश करके उस लड़के से छूटने लगी,
लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो आरजू से बहुत स्ट्रांग था। दूसरी तरफ अंदर डांस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। आर्या जो डर के मारे सर्वस्व में ही सिमट गई थी और सर्वस्व उसकी नजदीकियां महसूस करता हुआ खो गया था। तालियों की आवाज सुनकर एकदम से होश में आए थे। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे से अलग हुए, दादी माँ और बाकी सारा परिवार हाथों में नोटों के बंडल लेकर उनकी नजर उतारने स्टेज पर चढ़ आए थे। आर्या पल के झुकाए एक मुस्कुराहट के साथ खड़ी हो गई। जब आसपास के लोग उससे प्यार से बात कर रहे थे, चांदनी, माही, लक्ष्मी उसकी गालों को, माथे को चूम रही थी। दादी उसे काला टीका लगा रही थी। पहली बार आर्या को परिवार का प्यार मिला था। सब लोग स्टेज से नीचे उतरने वाले थे कि रुद्रम ने एकदम से सुधीर जी और महिमा जी का हाथ पकड़ लिया। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अपने पोते की शादी की खुशी में आपको भी डांस करना पड़ेगा। चुप कर खोतिया, महिमा जी ने रुद्रम को घूरते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने हाथ पर सुधीर जी का हाथ महसूस हुआ। बस एक डांस रसमलाई। सुधीर जी ने महिमा जी के हाथ को अपने हाथों में उलझते हुए कहा, अरे चुप करिए, कितनी बार बोला है कमरे से बाहर ये नाम मत लिया करो। मैं अभी डांस कैसे? महिमा जी ने एकदम से घबराते हुए कहा। जैसे कल रात रूम में किया था वैसे ही यहाँ पर करना है। हमारी रिहर्सल हो ही चुकी है। सुधीर जी ने महिमा जी को अपने पास करते हुए शरारती आवाज में कहा। अब पता चला दादाजी, डैड, आप दोनों से इतना डरते क्यों हैं? वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मेरे पास सिर्फ बड़े पापा हैं, एक चाचा भी हो जाएगा तो। रुद्रम ने इतना ही कहा था कि महिमा जी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, बकवास बंद कर और दफा हो जा यहाँ से। इससे पहले तुझे सबके सामने स्टेज पर ही जूतियां पड़ जाएं मुझसे। महिमा जी तो एकदम से लाल हो गई थी। रुद्रम ने एकदम से थोड़ा दूर भागते हुए कहा, म्यूजिक ऑन कर दो भाई, आज मेरे दादी दादू भी डांस करेंगे। कम ऑन दादू, साक्षी ने साइड पर खड़े हुए चिल्लाकर कहा। म्यूजिक ऑन होते ही सुधीर जी ने महिमा जी की कमर पर हाथ रखा और उनके साथ प्यार से डांस करने लगे। महिमा ना चाहते हुए भी फिर जज्बातों में बह ही गई और वो भी गाने की लिरिक्स को महसूस करते हुए डांस करने लगी। सभी लोग उनको क्यूट कपल्स बोल रहे थे। उम्र दोनों की अब ढल चुकी थी, लेकिन प्यार आज भी उतना ही था। ये कह सकते थे कि शायद उससे भी ज्यादा गहरा हो गया था। परिवार के बाकी सभी लोग उनकी वीडियो बना रहे थे। कुछ ही देर में सारा राजावत परिवार डांस कर रहा था। साक्षी और रुद्रम ने चांदनी, सर्वज्ञन, सौभाग्य, लक्ष्मी और रुद्रमाही को भी स्टेज पर चढ़ा दिया था। दादी अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश हो रही थीं। काश आप भी यहाँ होते रुद्र के दादाजी, दादी ने हल्की नम आंखों के साथ कहा। अगले ही पल उनके कान के पास उनके दिल की आवाज गूंज गई, हमारी गुलाबों, हमें याद करें और हम आए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है रानी सा। दादी ने एकदम से पलटकर देखा और दादाजी सामने खड़े थे। आप आ गए? दादी ने दादाजी की तरफ देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। परिवार से कोई काम थोड़ी जरूरी होता है। गांव की जिम्मेदारी मैं मान सिंह को सौंप कर आ गया, वो संभाल लेगा। दादाजी ने दादी को अपने सीने से लगाते हुए कहा। थोड़ी देर दादाजी के सीने से लगने के बाद दादी उनसे अलग हो गई और उनकी तरफ देखकर